थैंक यू। मैं अभी शुरू करता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि कोई पहले बात करना है। अगर मैं ठीक है तो मैं शुरू करता हूँ। अ, आज मैं बात कर रहा हूँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं के बारे और इसकी क्यों हम इस पर इतना जोर देते हैं और ये होता क्या है, इसका क्या आज आज खतरा क्या है इसके लिए, और ये आज सबको रोक के सोचना पड़ रहा है। वैसे मैं 3-4 साल पहले इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में एक लेख लिखा हूँ, जहाँ मैं ये सवाल उठाता हूँ कि जब बजट आप लोग सरकार बजट बढ़ा नहीं रहा है और ये कहते हुए कि हम पब्लिक सिस्टम को नहीं, प्राइवेट सिस्टम से ज़्यादा लाभ लेंगे और प्राइवेट सिस्टम के लिए ही वो जोर दे रहे थे, तब उसमें मैंने आखिरी पैराग्राफ लिखा है कि आप बहुत पछताओगे। अंत में आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप अगर पब्लिक सिस्टम को, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को आप नेग्लेक्ट करोगे तो केवल गरीब को नहीं, अमीर को भी इस पे नुकसान पड़ेगा, और केवल स्वास्थ्य को नहीं के लिए नहीं, लेकिन सारा इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर पब्लिक हेल्थ को आप इग्नोर करेंगे तो। और दुख की बात है कि 3 साल पहले वही हुआ जो मैंने बताया था। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि कई देश जो हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करता है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। अब पब्लिक हेल्थ, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य मैं समझ रहा हूँ, इसका और मेडिकल केयर से बहुत अ, अलग है और समझना चाहिए। कभी कभी जब हम स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या पिक्चर आता है कि डॉक्टर, मरीज, दवाई, सुई, इस तरह की इमेज आता है। लेकिन हमारी सेहत अच्छा बना रहने के लिए बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाएं की ऑर्गेनाइजेशन भी, किस तरह उसको आप चला रहे हो, संगठन किए हो, किस तरह उसकी आ, दे रहे हो, उन सेवाएं को लोग पहुंच पा रहे हैं, ये सब मिलाकर ही सार्वजनिक स्वास्थ्य होता है। ये केवल प्रिवेंशन की भी नहीं है और केवल क्यूरेटिव केयर या मेडिकल केयर का भी नहीं है। मेडिकल केयर हेल्थ केयर का एक हिस्सा है, और कभी कभी ये अगर मानने लग जाते हैं कि वो उसकी पूरी बात को मेडिकल केयर के साथ जोड़े तो गलत पड़ जाता है। और कभी मेडिकल केयर को ध्यान दे लेकिन पब्लिक हेल्थ को और प्राइमरी हेल्थ केयर को ध्यान न दे तो उससे भी बहुत नुकसान पहुंचता है। अब ये कोविड 19 में हमको ये सारा देखने को मिला है कि जहां जहां हमारे कमी रही है वहां ये वायरस का जोर बहुत ज्यादा पड़ जाता है। जैसे अर्बन स्लम्स में, अर्बन एरियाज में बहुत से कम पब्लिक हेल्थ की पहुंच है, ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत ज़्यादा कम है, और वहाँ इस महामारी का नुकसान बहुत ज़्यादा था और हो रहा है अभी। अभी कहाँ, अब तो हमारे आज 25,000 से ज़्यादा कोविड 19 की केस आज की दिन एक दिन में आ रहा है। अब मेरे ख्याल में 10 लाख लोग 18 जुलाई तक पहुंच जाएंगे। अभी हम 7-8 लाख है और 10 दिन भी नहीं है और हम 18 लाख पहुंच 9 दिन में पहुंच जाएंगे। ये मेरा, आप देख लीजिए 18 जुलाई को देखिए कि कितना पहुंचे, 10 लाख करीब। क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग में अभी यहाँ महामारी पूर्ण रूप में शुरू हुआ है और कुछ दिन है वो आगे बढ़ने के लिए। अब ये हमें समझने की बात है कि इसके और स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह रहने से इससे हम ज्यादा बेहतर रूप में संभाल सकते थे, और क्यों हम क्या कमियां थी हमारे सिस्टम पर। हम देख भी रहे हैं कि केरल जैसे स्टेट में, वियतनाम जैसे स्टेट में, क्यूबा जैसे जगह में, न्यूजीलैंड जैसे जगह में
आइसलैंड जैसे जगह में, साउथ कोरिया जैसे जगह में ये महामारी ने उतना नुकसान नहीं किया है। नुकसान का बिना बहुत ज्यादा वो मैनेज कर चुके हैं। और इसका कारण है, और कारण इस बात पे है कि वो स्वास्थ्य सेवाएं पहले से तैयार था। केरल, हम नहीं बोल सकते हैं कि केरल ने कोविड-19 में बहुत अनोखा चीज कर दिया, कुछ चीज तो किया था। जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बेहतर हुआ, पुलिस की इस्तेमाल कम हुआ, और सोशल वर्कर की ज्यादा हुआ, कम्युनिटी सेवाएं थे, बहुत सारे अच्छे बातें थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उनकी तैयारी, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं की जो उपलब्धि थी, जितनी उनकी तैयारी हर समय में रहता था, वैसे मुझे उन लोग ने जनवरी महीना को बुलाया था उनको देखकर कुछ सलाह देने के लिए, और तब भी मैंने उनका क्या क्या करना चाहिए मैं सलाह दे के आ रहा था। लेकिन तब भी मैं देख रहा था कि वो वैसी तैयार थे जैसी कि कोई महामारी अगला हफ्ता आ जाएगा। और ये तैयारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब है कि इस तरह की तैयारी रहना चाहिए। तो उसमें क्या तैयारियां हैं, ये एक तो है, पहली बात कि जब स्वास्थ्य सेवाएं के बारे सोचें तो हम डॉक्टर और दवाई से अलग ऐसी चीजों से भी सोचें जो उसकी बुनियाद में है। जैसे आहार ठीक हो, स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, शौच की इस्तेमाल हो, शौच वहां मिले उसको, उसको किस तरह रखा जा रहा है उस पर भी है। और जहां हम रहते हैं और जहां हम काम करते हैं वो स्वच्छ वातावरण हो, ये आपको हर स्वास्थ्य का बुनियाद है। और जहां शिक्षित लोग हैं वो भी उसकी एक फाउंडेशन है। और जहां ये कम लोग समझते हैं इसकी महत्व, जिस समाज में असमानता कम है वहां स्वास्थ्य की हालत बेहतर है। सही बात है कि जिस देश में धन ज्यादा है वो एक गरीब देश से बेहतर होगा उसका स्वास्थ्य। लेकिन अगर एक तक पर जब हम देखते हैं कि इतना ही अमीर देशों से कंपेयर कर रहे हैं या इतना ही गरीब देशों के बीच कंपेयर कर रहे हैं, तो हमको साफ दिखने को मिलेगा कि जिस देश में असमानता, अमीर गरीब का फर्क कम है, वहां स्वास्थ्य बढ़ता है, न केवल गरीब का, पूरा समाज का। तो अगर हम बोले ये सामुदायिक या सोशल डिटर्मिनेंट्स स्वस्थ रहने का, तो हम उसमें पहले बार जोड़ना चाहिए असमानता और गरीबी। जहां गरीबी कम हो, जहां असमानता कम हो, गरीबी ना रहे तब भी असमानता रहे तो समस्या है। यही मेरा कहने की बात है। जैसे आप देखिए नॉर्वे, स्वीडन, इस तरह की जगह यूएसए से कंपेयर कर दीजिए। यूएसए उन देशों से बेहतर है, लेकिन असमानता यहाँ कम है और इसीलिए उनकी स्वास्थ्य की स्थिति यूएसए से बहुत गुना बेहतर है। आज आप देख रहे हो कि यूएस की क्या हालत हो गई। ये पूरा निजीकरण का, ये निजीकरण करते करते उनको पब्लिक सिस्टम का ऐसा खो गया है कि एक दिन उनका 60,000 केस आ रहा है, और आज तो मेरे ख्याल में 3 करोड़ लोग वहां आज कोविड-19 के शिकार हुए। वहां उस देश में जितने मौत हुए हैं वो कई देश में उतना केस हुआ है। 3 लाख से ज्यादा मौत हो गई है वहां। तो हम देखते हैं वो सबसे धनी देश है, सबसे हेल्थ सिस्टम्स में भी सबसे नवीन हेल्थ सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी, इतनी सुविधाएं इतनी हैं, लेकिन भी वहां हॉस्पिटल में जितना ध्यान गया है, दवाइयों में जितना ज्ञान दिया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में नहीं गया है। और ये मेरा कहना है कि इसकी महत्व इस बात से समझते हैं। तो ये क्या हुआ सार्वजनिक? तो एक तो मैं बोला आहार हो, स्वच्छ पानी हो, असमानता हो, गरीबी हो, ये सारे, रहने की जगह हो, काम करने की जगह के वातावरण हो, ये एक तरह से हुआ। दूसरा हम जो बोलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ही मत जोड़ के देखिए। और आज की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो आप उसको देख के सोचोगे कि वो तो होता ही कुछ नहीं, लेकिन सच पूछो तो उसमें इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि आपकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और अगर
सिस्टम ठीक चले तो आपका जो भी आज उपकेंद्र है वो सब भी स्वास्थ्य केंद्र के रूप में रहना चाहिए, माने कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लेवल रहना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आयुष्मान भारत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नीचे ये लिखा भी गया है लेकिन हुआ नहीं है ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम पे। उसमें क्या होना चाहिए, सारे चीजें जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए, और उसका मतलब कि आपकी बीमारियों का 80% वहां आपको उसकी इलाज और उसके लिए जो देखभाल है मिलना चाहिए। इसका कैसे होगा? मेंटल हेल्थ को क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखेंगे? कैंसर को क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखेंगे? ऐसी सवाल उठता है। हार्ट का, दिल का दौरा हो तो वहां देखेंगे? बात ऐसी नहीं समझने की है। अगर कैंसर को जल्दी से पहचानना है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्क्रीनिंग होने की जरूरत है। उसकी लक्षण को पहचान लिए घर के विजिट के समय तो उसको जल्दी भेज देंगे हॉस्पिटल। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हुआ ना। और अगर उसके बाद में उसका इलाज में ऑपरेशन हुआ या ये हुआ तो बाद में घर आएगा तो उसको कुछ दवाइयाँ एक एक बार जिला हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, वहां पहुंचा जाए तो उसका भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का महत्व है ना। और अगर कुछ ना हो सके तो उसकी वो अंत के समय में उसको मदद मिले, दर्द कम रहे, इसके लिए भी काम वहीं से होना बेहतर है। आप मेरे जानकारी में कई मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम्स है जो एक तरह से हम लोग बोलते हैं ना पागल का जैसा है। दवाई खाने से वो ठीक है, लेकिन दवाई नहीं खाता है तो मारने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है, क्या क्या हो जाता है। तो उनकी परिवार लोग एक एक हफ्ते मेडिकल कॉलेज जाके वहां से दवाई लाना पड़ता है। अब लॉकडाउन जैसे समय में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक चलता था तो वहां ये दवाई मिलना चाहिए। हाँ, वहां की नर्स और डॉक्टर को पता नहीं रहेगा, वो लिखेंगे बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर को, वो डॉक्टर लिख के दे देंगे तो दवाई यहां उपलब्ध हो जाएगा। दवाई उनके लिए बार बार जाने की जरूरत नहीं। अभी टीबी के लिए वही करते हैं। अब जो टीबी के लिए करते हैं, हर बीमारी के लिए क्यों नहीं करते हैं? टीबी के लिए इसीलिए करते हैं कि आपको डर है कि फैल जाएगा, आपको भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम डायबिटीज के लिए, शुगर की बीमारी के लिए अगर हम इंसुलिन की मांग करें तो ये क्यों नहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है? हाँ, डायबिटीज की डायग्नोसिस की, उसकी इंसुलिन चाहिए कि दवाई चाहिए, उसकी कॉम्प्लिकेशन आंख में हुआ है कि नहीं, ये सब एक बार मेडिकल कॉलेज को साल में एक बार दो बार जाके आए। लेकिन रोज की जो देखभाल की जरूरत है, रोज जो इंसुलिन लगाने की जरूरत है, लोग पट्टी बांधने की जरूरत है, या कोई उसको फीवर है तो देखने की जरूरत है, तो आपकी जगह में हो सकता है। और जिस जगह में इस तरह की हो रहा है, अब हम केरल में जब हम जनवरी गए थे तो मैं चौंक गया कि हर पंचायत के पास एक नर्स और डॉक्टर, दो नर्स हैं। और वो नर्स का काम है कि उनकी जो 5,000 वो सब सेंटर में है, 5,000 या वो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में या ब्लॉक पंचायत के क्षेत्र में जहाँ जो भी बुजुर्ग हो, जो चल नहीं पा रहा है, जो कैंसर का मरीज है, जो किडनी का बीमारी है, ये सब लोग का लिस्ट उनके पास था। और वो घर जाके देखते थे कि उनको दवाई पहुंच जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए करके। ये कब से हो रहा है? 3 साल से हो रहा है। अब जब कोविड-19 आ गया तो घर दवाई पहुंचाना आसान था क्योंकि उनकी सिस्टम बनी हुई थी। क्वारंटाइन करना आसान था क्योंकि लोग को इस पे भरोसा था। इनको भी पता था कि किसकी मौत की संभावना ज्यादा है और उनको सुरक्षित रखने भी आसान था। ये सब कोविड-19 के लिए नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि किया गया वो कोविड-19 के लिए मदद आ गया। और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपके घर के निकट मिले, पूर्ण रूप में रहे। आज क्या होता है, आज प्रेगनेंसी के लिए, गर्भावस्था के लिए एक दो जांच हो जाती है, वो भी पूरा नहीं, और एक टीकाकरण लग जाता है, टीबी का कोई दवाई मिल जाता है बस, और कोई जो भी आओ दर्द का एक दो पैरास्टामोल निकाल देंगे, उसके अलावा नहीं होते। और मेरा कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब केवल आहार,
और देखभाल करना कि आहार ठीक से मिले, रहन सहन, पानी, ये सब स्वच्छ रहे। और इसके अलावा आपका कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए रोकथाम की व्यवस्था हो, और वहाँ जो भी आपको दवाइयाँ मिलना चाहिए, खासकर क्रॉनिक इलनेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेंटल इलनेस हो, हार्ट की इश्यूज हो, आर्थराइटिस हो, ये सब के लिए आपको वहाँ केयर मिलना चाहिए। लेकिन इस केयर वहां मिलना है तो स्पेशलिस्ट की बैकअप हॉस्पिटल से भी मिलना चाहिए। और जो भी देश सफल है वो देश यही करता है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक भूत सवार पड़ा हुआ है। हम जो बोलते हैं कि एक पब्लिक डिस्कोर्स, एक ऐसी चर्चा खड़ा किया जाता है जहां लोग खुद मानने लगते हैं कि सरकारी सेवा है तो वो ठीक नहीं रहेगा, सेवा निजीकरण करो तो वो ठीक रहता है। और आजकल बड़ी चालाकी से बोलने भी लगे हैं, यार तुम तो अमीर हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हो, गरीब को क्यों बेचते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? और ये कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज हमारे अनुभव में हम देखते हैं कि, और उनको अगर हम बोले देखो प्रधानमंत्री ने एक स्कीम लाया है, एक इंश्योरेंस लाया है, जिसको रखते हुए गरीब भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले सकता है, तो उनको लगता है कि अच्छी बात है, अमीर जहां जा रहे हैं वहां मेरा भी ट्रीटमेंट हो जाएगा तो अच्छी बात है। हम भी क्यों नहीं करते हैं? ऐसे भी कई देश है जहां वो सरकार अपना सेवाएं नहीं चलाता है, लेकिन निजीकरण किए हैं, सब प्राइवेट से चलाते हैं, लेकिन जो गरीब है उनका पेमेंट सरकार कर देता है इंश्योरेंस की, उसमें क्यों ना चला जाए? और हम देखते हैं कि पास जाके देखें तो वो इंश्योरेंस स्कीम से उसको लाभ नहीं मिलता है। कई क्यों तो इंश्योरेंस कार्ड को रेस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। तो कोई जगह में रेस्पेक्ट करने से भी क्या करते हैं कि उसको ये चार्ज बोल के, ये कारण बोल के, दूसरा कारण बोल के तो चार्ज लगा ही देते हैं। माने कि इंश्योरेंस कार्ड का बिना 1 लाख स्पेंड होता तो इसमें 80,000 हो जाता। वो कुछ 10-20% डिस्काउंट जैसा मिल जाता है, लेकिन इंश्योरेंस का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। और बाकी चीजें जोड़कर वो उतना ही पैसा ले लेता है जितना वो उसको पता है कि इससे ज्यादा इसको चार्ज नहीं कर सकता है, उतना हो ले लेता है। तो खाने के लिए इसीलिए नहीं गलत है कि ये प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की फ्रॉड चलता है, ये तो कारण है। लेकिन यही नहीं है, मान लो कि आपका फ्रॉड नहीं है, तो कैसे आप कर सकते हो? तो क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर को, अगर रेगुलेशन ठीक से कर और फ्रॉड को रोक दे, तो क्या प्राइवेट सेक्टर ठीक चलेगा? समस्या और है। पहले समझना चाहिए कि प्राइवेट हेल्थ में और पब्लिक हेल्थ में एक बहुत गहराई से एक अंतर है, जिसको कभी आप दूर नहीं कर सकते। अगर मैं एक कलम खरीदने गया एक कलम खरीदने गया तो मैं जो दुकान जाता हूँ, देखता हूँ कलम को, बोलता हूँ ये कितने के है, 10 रुपया का है, मैं बोलता हूँ कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे 5 रुपया वाला दिखाइए। या मैं लिख के देखता हूँ और बोलते कि ये सही नहीं है। माने कि इसको खरीदने के लिए मुझे जो जो जानकारी चाहिए मेरे पास है, और मैं तय कर सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, अच्छा चाहिए, बुरा चाहिए, कोई नहीं चाहिए। 10,000 रुपया में भी कलम मिलता है, कोई बोल दिया कि बहुत अच्छा लिखता है सर, आप इसी से लिखिए, तो मैं नहीं खरीद लूंगा, मैं बोलूंगा कि नहीं इससे मेरा काम चल जाएगा। लेकिन जब हम स्वास्थ्य के लिए जाते हैं तो हम ये नहीं बोल पाते हैं। हम अस्पताल में जाके भर्ती हुआ, डॉक्टर ने देख के बोल दिया कि आपको कोविड-19 है, टेस्ट में है ठीक है, मैं लेट जाऊँ। फिर उसने एक सीटी स्कैन करवाया, आपको जरूरत ही नहीं था, लेकिन उसने बोल दिया कि हाँ जी हमको सीटी स्कैन कर लो, हो सके निमोनिया है, और आप पहले ट्रीट नहीं करा तो आपको करवा दिया। और फिर बोल दिया कि हाँ जी आपका कुछ टीचर है, हम ये दवाई चलाना चाहते हैं। आप कभी मना नहीं कर सकते, आपको मान के चलना पड़ेगा कि वो कर रहा है। लेकिन फर्क उसका बहुत है।
एक नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करेगा तो वो 3,000 4,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, और सिजेरियन सेक्शन करेंगे तो 50,000 मिलेगा। तो वो 50,000 करने में ज्यादा लगेगा। अब ये किसी और चीज से नहीं बोलता हो, आप होटल रूम के लिए जाइए, इस तरह आपको बोल नहीं सकता है, और आप भी मना कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर के साथ ये चलता नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा अंतर है स्वास्थ्य में। मान जाओ तब भी आप वो क्या बोले, ठीक ठाक डॉक्टर भी है, तब भी उनको लगता है कि चलो इससे होगा तो एक सीटी स्कैन ज्यादा करा दें, और कुछ चीज हम उसको जोड़ दें, इस तरह की चीज उसमें चल जाता है। हाँ, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत बड़ा समस्या है। अभी मैं कोविड 19 के बारे में कुछ केसेस में बता रहा हूँ। लोग बोल रहे हैं ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चले जाओ, पब्लिक हॉस्पिटल में भी चले जाओ। कुछ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल गया, मैं देखा 4 लोग एक फैमिली में, ये चेन्नई की खबर है। एक था 80 साल का पुरुष, एक 70 साल का उसका वाइफ, फिर 45 साल का उसका बेटा, और 30 साल का एक महिला, उनकी डॉटर। चारों को कोविड 19 हो गया। वो गए हॉस्पिटल को, प्राइवेट हॉस्पिटल गए। प्राइवेट हॉस्पिटल ने बोला कि ये जो 30 का है और ये 45 का है, इनको एडमिट करता हूं, लेकिन 81 और 70 को मैं नहीं एडमिट करता। क्यों भाई, उनकी जरूरत ज्यादा है। नहीं, बेड नहीं है तो बेड नहीं है तो उनको कर दो, हमें मत करो। नहीं नहीं, आपको करेंगे तो करेंगे, उनको तो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें उनका ज्यादा खर्च होगा, और खर्च वो निकाल नहीं पाएंगे, और हो सके मौत हो जाएगा। इसका कोई डर नहीं है तो मैं इसको एडमिट करता हूं। अब आप बोल सकते हो कि ये बुरा किया, लेकिन उसके लिए एक प्राइवेट सेक्टर की आदमी के लिए वो लॉजिक सही है, क्योंकि वो सोचता है कि इसमें मैं इतना ही पैसा कमाऊंगा, और हो सके मैंने और सीटी भी करा दूंगा, और 20 टेस्ट करा दूंगा एक एक दिन, और सब में मैं उतना ही कमाऊंगा जो बूढ़े में कमाऊंगा, और मेरा कोई, मैं सुरक्षित हूं। और इसीलिए ज्यादा ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल कई जगह में जिसको लक्षण ही नहीं है उनको एडमिट कर लेते हैं, और जिसको सीरियस है, वेंटिलेटर लगाना है, उनको नहीं लगाते हैं, जब तक कि उनको पता है कि उससे पेमेंट मिलेगा काफी, लाखों में। अब ये 80 ईयर ओल्ड पर्सन और ये 70 साल का महिला कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं। एक ही उनको चारा रहा, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको भर्ती करके ट्रीट करते हैं। उनको लगता है कि मेरी ट्रीटमेंट वहां जाता तो बेहतर होता, बट सच पूछो तो यहाँ ठीक हो रहा और वहां जाता तो नहीं होता, लेकिन वहां बाकी चीजें हैं। और इसीलिए ये समस्या है कि हम इस तरह से कभी इस क्षेत्र में, लोग जैसे कि कोई भी और पदार्थ को हम मार्केट में खरीदते हैं, इस तरह स्वास्थ्य सेवाएं को खरीदा नहीं जा सकता है। और इसीलिए स्वास्थ्य सेवाएं ऐसे सिस्टम बने जहां चाहे आपको नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, चाहे आपको सीटी स्कैन करवाया या नहीं करवाया गया, चाहे आपको ट्रीटमेंट इंटेंसिव केयर में हुआ या नहीं, डॉक्टर को तनख्वाह में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। माने कि द क्लिनिकल डिसीजन, जो डॉक्टर अपना डिसीजन लेते हैं, उसमें और मॉनिटरी इंसेंटिव में कोई जोड़ नहीं जाना चाहिए। ये दोनों एकदम अलग अलग रहने की जरूरत है। और जब तक हम ये इंश्योर नहीं कर पाते हैं, जब तक हम इंश्योर नहीं कर पाते हैं कि ये दोनों चीजों में कंफ्यूजन ना हो, डॉक्टर का जितना इनकम है उसको उसका क्लिनिकल डिसीजन से कोई मतलब नहीं है, जब तक ये हम सिस्टम में नहीं बनाते हैं तब तक आपको ये समस्या रहेगा। अब ये प्राइवेट सेक्टर की ये समस्या रहता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को गलत काम करने से, या ज्यादा ट्रीटमेंट देने से, या दूसरा ट्रीटमेंट देने से, या कुछ लोगों को चून कर देने से, कुछ लोगों को भेजने से, उनका इनकम में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और सही सही करने में उतना नहीं मिलेगा जितना वो इस तरह की चीजों करने में लगे।
कई जगह में अपोलो में तो वो डॉक्टर को नौकरी ही देता है ये कंडीशन में कि आपको मैं नौकरी दे रहा हूं, आप अपना कंसल्टेशन फी रख सकते हो, लेकिन मेरी सीटी स्कैन को और मेरी लेबोरेटरी को और मेरा बाकी चीज रेफरेंस को इतना आपसे बिजनेस मिलना चाहिए। बिजनेस आप नहीं दे पाओगे तो आपका नौकरी से निकाल देंगे। ये तो बिजनेस है, ये तो सौदा है। अब आप कोविड 19 की समस्या में आप इस तरह में कैसे, आप मुझे कोई पूछ रहे थे कि प्लाज्मा थेरेपी ठीक है कि नहीं ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी से फर्क पड़ेगा कि नहीं फर्क पड़ेगा। वैसे हो सकता है पड़ेगा, हो सकता है नहीं पड़ेगा। और इसीलिए आज रूल है कि जहां इसकी अच्छी तरह स्टडी हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, वहीं इसको देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या निकल रहा है हम देखते जा सकते हैं और बाद में फर्क आएगा। इसमें होप है, लेकिन उसको ठीक से देना चाहिए। तो क्यों प्राइवेट सेक्टर में दे दे, हो सके ठीक से देंगे भी वो, लेकिन हो सके कि वो डाइल्यूट कर दे और उतना ना दें जितना देना चाहिए, लेकिन चार्ज उतना ही करें। और हो सके कि 80 इयर्स के ऊपर जिसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनको देने में, वो सबको देने में लगे रहे, जिसको नहीं चाहिए उसको भी दे देते हैं क्योंकि चार्ज जो ज़्यादा आ जाएगा। मुझे ऐसी केस मिला है। और ये तो मुझे कोई रोहतक से ही कोई फोन किया था, कहीं वहीं से ही फोन किया था और मुझसे पूछ रहे थे। मैंने पूछने के बोला भाई निकल जाओ वहाँ से, आपको कोई वहाँ वो थेरेपी की जरूरत नहीं। एक जर्नलिस्ट ने मुझे पूछ रहा था हरियाणा से ही, कि वो ट्रीटमेंट को ऐसे ही बढ़ा दे रहा है और वो बोल रहा है कि ये चाहिए, लेकिन वो उसने गूगल देखा नहीं चाहिए। फिर मैं बोला नहीं, आप चलिए। कहाँ जाऊँ भाई? बोले सरकारी हॉस्पिटल जाइए, जाना है ऐसा। बोले पहले राय तो ले लीजिए, बाद में आप जहाँ भी भर्ती हो जाइए। तो ये बोलना पड़ता है। अब ये समस्या है कि इसमें हमें देखने के लिए इश्यू है। तो हमने क्या कहा, मैंने ये कहा कि पहली बात कि सार्वजनिक शिक्षा को डॉक्टर दवाई के साथ ही नहीं जोड़ना है। दवाइयाँ बीमारी की कारण जो है, सामाजिक कारण जो है, उस पे जोर देना चाहिए। और उसके बाद हमें उस चीज पर जोर देना चाहिए जो हम बोलते हैं बीमारियों की रोकथाम, प्रिवेंशन, और स्वास्थ्य की बढ़ाना या हेल्थ प्रमोशन। और फिर हम बोलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की काम होना चाहिए, लेकिन वो केंद्र का ही काम नहीं है, एक तरह से समझना चाहिए जो आज हम देख रहे हैं वो नहीं, लेकिन ऐसी सिस्टम हो जिसका बैकअप में बड़े हॉस्पिटल हो, लेकिन ये सारा चीजें मिलना चाहिए। और फिर मैं बोल रहा था कि हॉस्पिटल्स अगर हो और ये प्राइमरी सिस्टम भी जो हो, सरकार इसे चलानी क्यों जरूरी है? मेरा पब्लिक का मतलब सरकार ही नहीं, ये कोऑपरेटिव चला सकता है, ईएसआई चला सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग चला सकता है। एक तरह से पूछो, मैं ठीक ठीक एनजीओ हो तो मैं उसे भी पब्लिक मानने चलता हूँ। कि मेरा इतना ही मतलब है कि उसका एक्सचेंज वैल्यू से नहीं चलता है, यूज वैल्यू से चलता है। ये मार्क्सिस्ट टर्म है। मार्क्स ने कहा था कि हर चीज में एक्सचेंज वैल्यू है, यूज वैल्यू है। माँ खाना बनाती है, अपने घर में अपने बच्चों को खिलाती है, तो वो खाना का वैल्यू क्या है? यूज वैल्यू है। अच्छा खाना बनाएगी, स्वस्थ स्वादिष्ट बनाएगी, स्वस्थ बनाएगी, और बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा तो एक कान पकड़ के खींच के बोले खाओ, मैं आपके लिए बनाया, अच्छा खाना है, खाना चाहिए, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन वही माँ होटल चला रही है, वही महिला एक मेस चलाकर बाहर भेज रही है, तो वो अपने यूज के लिए नहीं, एक्सचेंज के लिए कर रही है। तो स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा तेल ज्यादा होगा, थोड़ा मिर्च ज्यादा हो सकता है, वहां की कस्टमर को क्या लगता है उसको देंगे। ठीक है, उसको कल का खाना को आज भी उसको निकाल सकते हो तो निकालने की, ठीक लगेगा तो हो सके तो कर लेंगे। उसमें नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार करेंगे, लेकिन बात क्या है कि उसकी वो खाने के बारे में सोचने की इश्यू दूसरा है। तो वो एक्सचेंज वैल्यू है। अगर स्वास्थ्य की प्रोडक्शन जो है, स्वास्थ्य सेवाएं की जो प्रोडक्शन जो हो रहा है, वो आपको कैपिटलिस्ट मार्केट के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका एक्सचेंज वैल्यू प्रोडक्ट आगे आता है, तो बाकी कमोडिटी से ज्यादा इस पर नुकसान पड़ेगा। लेकिन अगर वही
यूज वैल्यू के आधार पर प्रोडक्शन हो रहा है, माने कि दो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यूज वैल्यू को आपको मेन रोल देता है और एक्सचेंज वैल्यू को इक्वेशन से बाहर निकाल देता है। कैसे निकालता है भाई? उसको उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, तब इसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इस तरह से हमें देखने के लिए ये पब्लिक सिस्टम की ये बहुत सख्त जरूरी है कि कमांडिंग हाइट्स में हो, और ये पब्लिक सिस्टम रहने से ही हम सुरक्षित रहते हैं। ये एक तरह से हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन है। एक डॉक्टर जब मैं था तो मैं एक सिंगल, मेरे सामने जो मरीज आता है मैं उसको देख लेता। जब मैं पब्लिक हेल्थ का बना या हॉस्पिटल मैनेजर, जब पहले मैं हॉस्पिटल मैनेजर बना, तो मेरी चिंता उस पर है जो हॉस्पिटल में इलाज के लिए आया था। जो नहीं आया था उस पर मुझे चिंता नहीं है। लेकिन लाइक मैं पब्लिक हेल्थ की आज डॉक्टर बन गया तो मेरा चिंता उतना ही है जो हॉस्पिटल में आए और जो बीमार थे लेकिन नहीं आए, और जो बीमार होने वाले थे नहीं बीमार हुए लेकिन हो सकते हैं। तो मेरा चिंता एक व्यक्ति की स्वास्थ्य पर नहीं है, लेकिन एक जनसंख्या की स्वास्थ्य पर है। और यही अंडरस्टैंडिंग है पब्लिक हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग। और इस पब्लिक हेल्थ इस कॉन्सेप्ट में रहे तो इसे पब्लिक गुड मानना पड़ेगा। पब्लिक गुड इसीलिए मानते हैं क्योंकि ये मार्केट में ये बेचा और खरीदा नहीं जा सकता है। जैसे मान लो मैंने आपके शहर में, मैंने रोहतक में मच्छर पनपने से मैंने उसको रोकथाम किया, और उस कार्यक्रम के लिए मैंने 100 रुपया सबसे महीना लेने लगा, सब घर से। अब मान लो 20 लोग ने पैसा नहीं दिया, लेकिन मच्छर कम हुआ तो उसको भी तो फायदा मिलेगा। तो सब लोग क्यों दे? क्योंकि वो बोलेगा मैं नहीं देता हूं तब भी मुझे फर्क मिलेगा। तो इसे कहते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल। और दूसरा कॉन्सेप्ट है नॉन राइवलरस, माने कि आप 1 लाख लोग अभी मच्छर कम है उसकी फायदा ले रहे हैं, अब मान लो और 1 लाख वहां आ गए तो उनको भी फायदा मिल जाएगा, बिना वो पैसा दिए, बिना आप ज्यादा चार्ज किए, है ना? तो ये पब्लिक गुड है। इसका मतलब है कि इसको प्राइस के साथ आप जोड़ नहीं सकते हो। अब इस तरह से स्वास्थ्य में रोकथाम में फूड अडल्ट्रेशन प्रिवेंट कर रहे हो तो सबको मतलब है। आप उसे चार्ज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो सबके लिए, वो जो भी कर रहे हो उससे सबको लाभ होगा या किसी को नहीं होगा। और एक तरह से स्वास्थ्य सेवाएं भी कोविड-19 में जो आप मरीज को छोड़ देते हो, गरीब को रोड में गुजरने के लिए, छिपाने के लिए कि आपकी कितना मौत हो रहा है, वो आपका हॉस्पिटल आए, भर्ती नहीं किए, आगे बढ़ा दिए, वो दूसरा हॉस्पिटल गया वो भी आगे बढ़ा दिए, इस तरह 3-4 बार जाने के बाद कोई सरकारी हॉस्पिटल में उसे डाल दिया। तो आप तो उसकी स्वास्थ्य के अधिकार को हनन तो किए हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है, उसने 500 लोग को अपनी बीमारी फैला भी दिया, और आप खर्च उसका ट्रीटमेंट से निकालने में आपने 500 लोग को और बीमार बना दिए है, और समाज में इतना ये समस्या आ जाता है। इसीलिए एक को भी आप सेवाएं ठीक तरह नहीं दे तो सबकी से स्वास्थ्य पर खतरा है। ये पार्ट तो कोविड-19 हमें बहुत अच्छी तरह सिखाया है। ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए भी कैसा चलता है वो दूसरी पार्ट में आज नहीं गया, लेकिन ये बात सही है। तो ये पब्लिक गुड का मतलब ये है कि आपको एक का ट्रीटमेंट नहीं होने से भी सबका कुछ ना कुछ उससे नुकसान है। उस व्यक्ति को तो नुकसान है ही, ज्यादा भी है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सबको उतना ही नुकसान है, लेकिन सबकी स्वास्थ्य सुरक्षा कम हो जाती है। और ये एक तरह से हमें इस बात पर हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पब्लिक हेल्थ पर मेरा कुछ बातें हैं। और ये कोविड-19 के समय में जो आदमी पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य पे कभी सोचा भी नहीं था, आज सोचना पड़ता है। स्वास्थ्य की बीमारियों की निगरानी
हर समय चलना पड़ता है। पता नहीं कब प्लेग आएगा, कब फ्लू आएगा, कब पैंडेमिक आएगा, लेकिन एक सार्वजनिक स्वास्थ्य वहां देखते रहता है कि किस क्यों नहीं आया। अब वो आप बोलेंगे अरे इससे तो कोई सेवा नहीं मिल रहा है, पब्लिक स्वास्थ्य में इतना खर्च हो रहा है, ये खर्च को कट करो, तो कल बीमारी फैलेगी तो आपका पास सिस्टम नहीं है, कहाँ फैला, क्यों फैला, पूरा शहर को बंद कर देते हो। लेकिन आपको किस पर फैला हुआ है, कहाँ फैला हुआ है, उसको कांटेक्ट ट्रेस करने पे आपके पास लोग नहीं। तो डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम, बीमारी की, रोग की निगरानी की सिस्टम बहुत आवश्यक है, ये सारी चीजें पर। और इसी तरह हमें ये भी आवश्यक है कि हमारी जो जरूरत है दवाइयों की, वैक्सीन की, प्रोटेक्टिव जो क्लोथिंग है उसकी, ये सब हमारे देश में ही हम प्रोडक्शन कर सकें। ये सब हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए जरूरी है। और ये हम कोविड-19 से सीखे हैं, लेकिन हमें तो 100 साल पहले भी सीखने को मौका था, बीच में भी मौका था। पता नहीं आज भी वो पूरी तरह सीखे हैं कि नहीं, लेकिन ये हमें इस बात पे मुझे कहना। थैंक यू। कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। तो मैं कुछ सवाल निकालता हूँ। जय भगवान पूछे हैं कि लो डेथ रेट इंडिया में कोविड-19 पैंडमिक से क्यों हो रहा है। मेरे अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर है, उसको मैं बाद में बताऊं कि लो डेथ रेट नहीं है, करीब करीब उतना ही डेथ रेट सारा दुनिया में जा रहा है। कुछ जगह में वो नॉर्मल केस कम गिन रहे हैं, तो कुछ जगह में डेथ्स कम गिन रहे हैं। भारत में कई डेथ्स को रिपोर्ट नहीं हो रहा है। अभी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आर्टिकल आएगा, उसमें भी कई जगह में क्या है ना, दुनिया में जब रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग में दो कैटेगरी है। एक कोविड-19 पॉजिटिव डेथ्स है जिसमें टेस्ट में पॉजिटिव आया है, और दूसरा जिसमें सस्पेक्टेड डेथ्स है, उसका लक्षण सब देखकर डॉक्टर बोलता है कि ये कोविड-19 है, लेकिन हो सके कि टेस्ट रिजल्ट समय में नहीं आया या टेस्ट भेजा नहीं गया। रूल के अनुसार उसे भी कोविड-19 में गिनना चाहिए, लेकिन कई जगह में ये गिना ही नहीं जा रहा। और दूसरा तो जगह है जहां उसको मौत में ही नहीं गिना जा रहा है। अब इसीलिए हमें जाके शमशान घर में जगह में जाके पूछे तो आपको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स में ये नहीं आ रही है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें भारत विशेष रूप में असफल हुआ है, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि 100 लोग में 2 या 3 की मौत हो रहा है, ये दुनिया में हर जगह हो रहा है, और यहाँ भी उतना ही होगा। असिम्टोमेटिक को मिलाएं तो 100 में 1 होगा मौत, वो यहाँ भी हो रहा है। ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। और इसमें लिए हमें देखना, लेकिन ये बात सही है कि जो हम मिस कर रहे हैं उनसे बीमारी फैल भी रहा है, क्योंकि वो यहाँ वहाँ घूमने में, तड़पने में, और घर जाके ये मरने में, ये सारे चीजें बीमारी भी फैलाती है। हाँ, खेती के पेस्टिसाइड से कई नई बीमारी आ गई। हाँ, कुछ जगह पर दो तरह से बदलती है। एक ही कि जो आपका इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी बदलने लगते हैं, क्योंकि वो पेस्टिसाइड से सरवाइव करने के लिए, तो वो नया तरह निकलते रह जाता है। उस सबसे बीमारी नहीं फैलता है, लेकिन कुछ से फैलता है। तो ये एक कारण है। और दूसरा तो पेस्टिसाइड का रेसिड्यू से ही कारण है। वो तो एक समस्या है हमारे यहाँ बहुत। डॉक्टर्स हाँ कमीशन एजेंट हो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये तो बहुत बड़ा समस्या है। हाँ, जय भगवान पूछ रहे हैं कि नो एडिशनल हेल्थ स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड इन दीज डेज एंड आल्सो नो न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल। हाँ, ये
नॉर्थ में बहुत बड़ा समस्या है, माने कि जो उत्तर भारत की राज्यों में, यहाँ तो करीब करीब 70,000 बेड ज्यादा बनाए, माने कि जो पैंडमिक से पहले था उससे 70,000। अभी दिल्ली भी बहुत लेट है, लेकिन अभी दिल्ली भी बनाया है, मुंबई भी बना लिया है, लेकिन बहुत जगह में ये बन नहीं रहा है। और ये मेरे अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा कारण है। बीमारी कई जगह में क्या बोले, अकल नहीं आती है जब तक वो एपिडेमिक आ जाता है। वो सोचते हैं कि हमारा यहाँ नहीं आएगा, ये हम दबा देंगे, हम उसको यहाँ घुमा देंगे, ऐसे मैनेज कर लेंगे। और जब हाथ से निकल जाता है तो जल्दी जल्दी से बेड बनाने में लग जाते हैं। आप बेड बनने का मतलब नहीं कि बिस्तर को आप लगा दिए। बेड का मतलब आपके नर्स भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, पैरामेडिकल भी चाहिए, स्वीपर भी चाहिए। करीब करीब 30 बेड बन गया तो उसमें आपको कम से कम 3 नर्स चाहिए, क्योंकि 3 शिफ्ट होगा, उससे ज़्यादा भी चाहिए। वेंटिलेटर जहाँ लगता है वहाँ 2 बेड के लिए एक नर्स या एक बेड के लिए एक नर्स चाहिए। और फिर डॉक्टर चाहिए, स्वीपर चाहिए। अब ये सब रिक्रूटमेंट कब करोगे? बेड बनाने के बाद, हॉस्पिटल बनाने के बाद, बीमारी से 100 लोग आके वहाँ बेड में एडमिशन लेने के बाद कि अभी करोगे? अब ये बात है कि लॉकडाउन तो किया बोलने के लिए कि हम हेल्थ सिस्टम को तैयार करेंगे, लेकिन बातें बातें, टीवी में बातें में ज्यादा सो। टीवी में मोदी जी ने कब का अनाउंस कर दिया कि मैंने 1 लाख बेड कर दिया। कहाँ किया जी 1 लाख बेड? जो बेड था, और वो भी पब्लिक हॉस्पिटल जहाँ कई तरह की मरीज रोज जाते हैं, उनको सब बाहर भगा के आपने बोल दिया कि ये कोविड-19 की बेड है। इसमें दो समस्या हुई। एक तो है कि कोविड-19 बेड केस आने के पहले बेड खाली कर दिया, और दूसरा कि जो रेगुलर हेल्थ सर्विसेज, उस पर इतना चोट पहुंचा है कि उससे भी मौत जो मिले कोविड-19 से कम नहीं रहेगा। जो आज स्वास्थ्य सेवाएं की कटौती हुई है कोविड-19 का एक या दूसरा कारण से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है या डॉक्टर कोई और काम लगा दिया गया, कोविड-19 ड्यूटी में लगा दिया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो बंद होके चला गया है, इस तरह की चीज़ें से आज जो स्वास्थ्य सेवाएं के पहुंच में कमी हुई है, इससे भी मौत बहुत ही इस समय में बढ़ा है। अभी उसकी आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन कुछ साल में हमें दिखेगा जब उसकी आंकड़ा बनाई जाएगी, कि मेरे अंडरस्टैंडिंग में उसका मौत इससे भी ज़्यादा हो सकता है, कोविड-19 से भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कई देश में ये जरूरी नहीं है कि ऐसी हो। आप जो रूटीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे बिना किए भी आप उसको रख सकते थे। और मेरे अंडरस्टैंडिंग है कि ये नहीं किया है, ये बहुत बड़ा समस्या है। कुछ लोग आयुर्वेद को बेहतर मानते हैं। क्या भारत के संदर्भ में आयुर्वेदिक चिकित्सा कितना उपयोग होगा? देखिए, कोविड-19 में यही रूल है, कोई भी नई दवाई आया तो उसको पहले जांच करना चाहिए कि काम करता है कि नहीं। अब क्योंकि कोविड-19 में 100 लोग में 90 से ज्यादा लोग, 100 में 97 98 लोग ठीक हो जाते हैं, और 90 लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। कोई भी दवाई दो आप उसको, चीनी भी दे दो, आपको लगेगा कि ये काम कर गया है, क्योंकि वो अपने आप ठीक हुए। लेकिन जब इसीलिए दवाई टेस्ट किया जाता है, उसी तरह की बीमार लोग को कुछ को देना चाहिए, कुछ को नहीं देना चाहिए, और देखना चाहिए कि चलो इसमें 1000 में 800 को ठीक हुआ, और इसमें 1000 में 900 को, तो इससे थोड़ा बेहतर हुआ। इस तरह से देखने की जरूरत है। अब इस तरह की जांच होती नहीं है, और उसका बिना डिक्लेयर कर देते हैं। मेरा कहना नहीं कि आयुर्वेद ही किया है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के भी तो ऐसे ही किए थे, एलोपैथिक को भी किए थे। अब ये इसका बिना, क्योंकि हम नहीं बोल सकते हैं कि आयुर्वेद को पता था, बीमारी नया है तो पुराने समय से कैसे पता होगा? तो उनको भी पता करने की जरूरत है। और आज तक इसमें कोई दवाई नहीं है जिसका कोई प्रॉमिस है, और ये हमें देखना चाहिए उसमें।
टेस्ट भी काफी कम हो रहे हैं। हाँ, इसमें दो कारण हैं। एक तो कारण था पहले कि टेस्ट उतना किट था ही नहीं, अब वो हालत कम हुआ है, लेकिन कई लोग खरीदने में उसमें उतने खर्च नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा बहुत बड़ा समस्या है कि ये बोलते जाते हैं और कभी कभी ओपनली बोलते हैं कि ज्यादा टेस्ट करेगा तो ज्यादा केस मिलेगा भाई, तो क्यों टेस्ट किया जाए। ये क्या मतलब हो गया? आपको केस नहीं मिलेगा तो वो फिरता चढ़ता फिरता रहेगा, यहाँ चलता उलता रहेगा तो सबको फैलता ज्यादा होगा। केस करेंगे तो वो भी ध्यान ज्यादा देगा, आप भी उसको कहीं एक जगह में रख सकते हो। तो टेस्ट नहीं करने से बहुत सारे लोग इस बीमारी के साथ फैल रहे हैं। जिसको भी फीवर 3 दिन का है, उसका कांटेक्ट का हिस्ट्री रहे, बाहर से आए अंदर में रहे, फीवर बुखार 3 दिन से ज्यादा है, खांसी 3 दिन से ज्यादा है, या श्वास लेने में कोई दिक्कत है, इस तीनों में कुछ भी एक भी हो तो टेस्ट करना आज की समय में जरूरी है। अभी खांसी 2 महीना से चल रहा तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी नया खांसी शुरू हुआ 3 दिन से तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप उसको टेस्ट किया जाए। और ये टेस्ट कम करने का एक नैरेटिव हम लोग बना लिए ना, एक कहानी बना लिए हैं कि भारत में सबसे कम होगा, हमने इतना, हमारे प्रधानमंत्री ने इतना सख्त लॉकडाउन कर दिया, इतना पहले कर दिया, इतना वीर पुरुष है कि उसने सबको जो भी हो करके कर दिया, और इसीलिए हम भारत में सबसे कम है। ये कहानी को मेंटेन करने की जो दिक्कत है, उसका एक ही उपाय रह गया कि टेस्ट को कम करें। और इसलिए टेस्टिंग कम होने का बहुत बड़ा समस्या है यहाँ। कई देश में तो कैंपेन चलाते हैं कि आप आके टेस्ट कीजिए अपने आप को, फ्री टेस्टिंग है। ड्राइव इन सेंटर्स में आप गाड़ी को रोक के बाहर जाके टेस्ट करके अंदर आके आगे बढ़ सकते हो। टोल गेट में जहाँ है ना, वहाँ टेस्टिंग भी फैसिलिटी है, कोई भी आके टेस्ट करना। 2 दिन से अभी खांसी हो गया, वो कहाँ हॉस्पिटल जाएंगे, वो दरवाजे हो जाके पार्क कर ले, दरवाजे से ही बाहर भी निकला नहीं, टेस्ट किया, उसका नाम नोट किया उसमें। इस तरह से लोग भी अपने आप को टेस्ट करते हैं, ताकि वो पॉजिटिव है तो ऑफिस ना जाएं, घर में बैठ जाएं, उसको देख लें। अब वो टेस्ट को पूरा हम लोग कम करके बहुत ज़्यादा फैलने में ये बहुत बड़ा कारण रहा है। हाँ, मैं तो ये सवाल की इंतजार में था। 15 अगस्त तक टीका बनाने का आदेश, कहीं कोई बड़ा कांड तो निमित्त तो नहीं हो रहा है? कहीं आम लोगों पर ही क्लिनिकल ट्रायल्स भी योजना हो रही। मैं नहीं, पहली बात है कि मैं तो सोच रहा हूँ, पता नहीं सरकार के पास, कि वो अनाउंसमेंट से वापस हट जाएंगे, क्योंकि दुनिया की आंखों में हमारी वैज्ञानिक को नाटक बना देगा, माने कि एक कॉमेडी शो बना देगा, एक उससे भी बुरा, माने कि अपना पूरा जो रेपुटेशन है वो पूरा चला जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अगर भारत विज्ञान का सारा दुनिया में दवाइयों में और वैक्सीन में एक बहुत बड़ा रेस्पेक्ट है, बहुत बड़ा। कोई ऐसी और फील्ड नहीं है जहां इंडिया बाकी कंट्री से compete कर सकता है। बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, लेदर सिल्क उस तरह की चीजें में है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, केवल दवाई में, अब ये दवाई में जाके आपका रेपुटेशन क्वालिटी पर बहुत है। और अगर आप बोल रहे हैं कि 15 दिन में, मैंने 30 दिन में टेस्ट करके निकाल दिया, तो आपका रेपुटेशन का क्या होगा? अपना साइंटिस्ट का क्या रेपुटेशन बचा रहेगा? टेस्ट करना पड़ता है फर्स्ट ट्रायल सेकंड स्टेज में ही। 300 लोग 400 लोग को टेस्ट करके देखना चाहिए कि वायरस उनको नहीं अटैक कर रहा, उसमें 3 से 4 महीना लग जाता है। जुलाई को ही परमिशन मिला है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में भारत बायोटेक का अचीवमेंट बहुत बड़ा है और हम उसको बधाई देना चाहिए, लेकिन उनकी वैक्सीन बनने में 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। और अगर वो अगस्त 15 अगला साल का बोल रहे थे तो हो सकता है वो हो जाएगा। अगर अगला साल का अगस्त 15 तक हम वैक्सीन, अपना भारत की वैक्सीन को तैयार कर दिए, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
हमें फर्स्ट आने की जरूरत नहीं है, बेस्ट होने की जरूरत है। हमें 1 बिलियन लोगों को लगाना है। अब इतने सारे 100 करोड़ लोग को टीका लगाने के लिए कितना समय लगेगा, कितना लगेगा। इसीलिए आप सबसे बेहतर बनाइए, सबसे पहले बनाने में कोई हमारी इश्यू नहीं है। और आपका अगर आपका मिनिस्टर अनाउंस कर देता है आप रिसर्च के लिए टेस्ट करने के लिए जा रहे हो, टेस्ट करने के लिए जा रहे हो का क्या मतलब है कि ये सक्सेस हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है। लेकिन टेस्ट करने के पहले, रिसर्च करने के पहले आपने सक्सेस डिक्लेयर कर दिया, जबकि इस तरह की रिसर्च में 3 या 4 दवाई में एक ही निकलता है सक्सेसफुल, कभी कभी 10 में एक ही निकलता है। माने कि अभी भी ये वैक्सीन का फेलियर का चांस ज्यादा है, सक्सेस का चांस कम। ये अपनी साइंटिस्ट की कमी नहीं बता रहा हूँ, ये साइंस की गुणवत्ता बता रहा हूँ, साइंस कैसी चीज है वो बता रहा हूँ। तो अगर ये सीरियसली ले तो हम वैक्सीन दुनिया में आने में और 9 महीने लगेगा, और भारत में आने में तो और समय लगेगा। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को घर में हम कोरोना की घर में आइसोलेशन सही है कि नहीं है। एक्चुअली मैं नहीं चाहता हूं कि घर में आइसोलेशन हो। पॉजिटिव पेशेंट्स को आइसोलेट करते हैं, नेगेटिव है, संपर्क है लेकिन पॉजिटिव नहीं है तो उसे क्वारंटाइन कहते हैं। और आइसोलेशन, क्वारंटाइन घर में हो सकता है अगर घर में सुविधा है, लेकिन आइसोलेशन बेहतर आप हॉस्पिटल में हो, और उसके लिए कोविड केयर सेंटर बोल के हॉस्पिटल्स खोले हैं, वो बेहतर हो, वहाँ बेहतर है। अब बात क्या है कि चेन्नई में पहले 100 दिन में मैं देख रहा था कि कोई वहाँ जाना नहीं पसंद कर रहा है, लेकिन अभी मैं 2 हफ्ता से सुन रहा हूँ कि लोग, हाँ घर में किसकी बीमारी है, थोड़ा श्वास की दिक्कत है, मैं चले जाता हूँ करके वहाँ लोग, परिवार लोग भी उसे भेज देते हैं, या पूरा परिवार भी वहाँ चले जाते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। डॉक्टर उनको दिन में 2 बार देखें। अब उनको डर लगे तो डॉक्टर वहाँ मौजूद है, बात कर सकते हैं, खाना मिल जाता है, तो फोन में बाकी लोग से बात करते हैं तो सबको डर कम रहता है, और इसीलिए उनको अच्छा लगता है वहाँ जाने के लिए। अब उस तरह की आइसोलेशन बनाएंगे तो जाएंगे। लेकिन अब एकदम गंदा है, टॉयलेट गंदा है, किसी से बात करने देता है, पुलिस बाहर है, बाहर में आप ताला लगा देते हो, इस तरह की हरकत करोगे तो कौन जाएगा भाई। लोगों की भरोसा के साथ, लोगों की भागीदारी के साथ इसके साथ लड़ा जा सकता है। लोगों को दबा के नहीं, लोगों से लाठी से, पुलिस की लाठी से नहीं चलेगा, रुतबा से ये काम नहीं होने वाला है, प्यार से होने के काम है। मैं ये सवाल को अभी थोड़ा स्किप कर रहा हूँ कि व्हाट स्पेसिफिक स्टेप शुड गवर्नमेंट टेक एट दिस स्टेज टू कंट्रोल। बहुत, वो तो अलग भाषण है, उसमें बहुत सारे चीजें बोलने की है। हाँ, ये मैं चाहता हूँ बात करें, किसान कैसे बचे कोविड 19 से। मैं कहीं एक किताब लिखने में भी मदद कर रहा था, किसान कोविड 19 से बचने से। देखो उसी तरह बचे जैसे बाकी लोग बचे, लेकिन इसमें उस विशेष स्थल पर जहां काम हो रहा है, किस तरह से वायरस फैल रहा है, इसे याद रखते हुए आप प्लान बनाना चाहिए। जैसे मान लो कि आप वीडिंग कर रहे हो, घास निकाल रहे हो, तो लोगों के बीच दूरी, रोज में वर्क कर रहे हैं तो एक रो ना करके उसके बीच में एक तीसरा में वो, एक उस साइड से काम शुरू करें, एक इस साइड से शाम शुरू करें। इस तरह से वो वर्क को कैसे ऑर्गेनाइज करें, सोचा जा सकता है। मंडी में उनको टोकन दे दें, और वो जब नंबर आता है तभी मंडी में आए, लेकिन भीड़ ना लगे, ये हो सकता है। या बुजुर्ग जो हो वो ना जाए मंडी को, बाजार को ना जाए, जो थोड़ा नौजवान हो वो उनके सामान को भी ले जाएं। इस तरह गांव में सिस्टम बना दिया जाए, ये हो सकता है। तो एक तरह से क्या है ना कि सिस्टम वही है, 6 फुट की दूरी से
6-7 फुट की दूरी रखो, और वैसे 15 मिनट से ज़्यादा एक के सामने मत रहो, एसी रूम में एक साथ मत रहो। हाथ धो लो बाहर जाने के पहले, और वापस आने के, बाहर जाने के पहले उतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन घर में है किसी का बीमारी तो करना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं ज़रूरी है। लेकिन वापस आओगे तो एकदम घर में आके बैठकर कुछ भी न छुए। आप आते समय आपकी यहाँ से भी आप खोल सकते हो, अंदर आके अच्छा से सोप धो ले, तो फिर ठीक है, कोई और समस्या नहीं। इतना ही छोटी बातें जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग की और सोप वॉशिंग से और बड़े गैदरिंग्स को अवॉइड करने से, ये अगर आप फॉलो करें तो ये। लेकिन एक एक आपकी जो सिचुएशन है, किसान कैसे फॉलो करेंगे, कि एक पुलिस कैसी फॉलो करेगा, यही सलाह को हम आंगनवाड़ी वर्कर कैसे फॉलो करेगा, ये एक एक को ये नियम को रखते हुए अपने मन में सोच कर निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल में किसान के लिए इस तरह बहुत सारा चीज सोचा गया है, और हो सके इस पर एक किताब भी आया है। रंजनी काम कर रही थी न्यूज क्लिक में, आप उससे पूछ सकते हो। हाँ, लगता है किसी ने कारण ही गगनदीप कांग को इस्तीफा दिया। गगनदीप का तो झूठ बोलने में कभी तैयार नहीं थी। उसकी पहले इंटरव्यू सोचो तो मजेदार इंटरव्यूज है। एकदम वो महिला साफ से, सरल से, छोटा, एकदम गंभीर और बहुत हम्बल तरीके से बात करती थी, सच बोल। उसको पहले पहले पूछा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं, माने कि समुदाय में फैल रहा है कि नहीं, तो वो तो बोलती है हाँ हो रहा है। क्यों हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्यों, नहीं नहीं उसका बिना कैसी होगा, ये तो होगा, कर दी। फिर सब लोग उसके पीछे पड़े, तो उसने उसको थोड़ा घुमाने लग गई। तो उसको घुमाने में भी झूठ उससे नहीं बोला जाता है, झूठ नहीं बोलती वो। तो उसको सच को कैसे बोले, इसने बोलना चाहिए कि हाँ वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का ये डेफिनेशन होता है। अब उस सारे चीजें पे मैं तो नहीं बात कर सकता हूँ, इस तरह की चीजें वो टालती थी। अब समस्या क्या आ गया कि सब लोग को समझने लगा कि जब तक वो उस चीज पर पॉजिटिवली नहीं बोलती हो, टाल देती हो, तब मान जाओ कि वो झूठ है जो बाकी लोग बोल रहे हैं। क्योंकि कुछ भी जगह है तो वो जगह देने थे। अच्छी महिलाएं सीएमसी वेलोर में काम कर रही थी, डेपुटेशन में ये काम लिया और वापस जाने में दिक्कत नहीं। देखो, कोई भी ऑफिसर को झूठ बोलने की जरूरत है, लेकिन नौकरी छोड़ने की जरूरत तो, रिस्क तो लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं रह सकते हो इस सरकार में आप। सच बोलना है तो, सच बोलना है तो ये तैयार रहना चाहिए कि सच बोलने पर जो आपको असर पड़ेगा तो ये लेना पड़ेगा। और ये गगनदीप कौर है, मेरे ख्याल में उसे कोई भूलेगा नहीं। और जब भी कोई नया बात होगी तो हम लोग सब गगनदीप को कांटेक्ट करेंगे, थे कि वो बोलेगी तो, मुंह खोल के बोलेगी तो ये सच्चाई बन जाएगी। अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड बन गई वो सच्चाई की भी। हाँ, हम लोग खत्म करते हैं अभी। देख, मास्क किस तरह से पहने, मास्क किस तरह से पहने, तो जनरली जिस तरह से पहनते हैं, नाक को भी कवर करना है, मुंह को भी कवर करना है। तीन, एक या फोल्ड हो या 3 फोल्ड हो, ये भी सही है। इसमें मैं ऐसी किया तो 2 फोल्ड हो जाता है, ऐसी किया तो 3 हो जाता है ना। इसमें 3 लेयर हो जाता है, जो काफी माना जाता है, जो काफी माना जाता है। तो ये हमारे रोज की पर्पस के लिए ये काफी है, या उस तरह की कई मास्क मिलते हैं। ये ट्रेड यूनियनिस्ट से बात हुई है। मैं आप लोग से, मेरे ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि आप ईएसआई सिस्टम को खो नहीं बैठना, और मुझे बाद में कांटेक्ट करना अगर ईएसआई में क्या हो रहा है उसके बारे में आप लोग को जानकारी चाहिए तो।
आज बहुत बड़ा जरूरी है कि ईएसआई सिस्टम को स्ट्रेंथन किए, और उसे निजीकरण करने के लिए बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, हो कि 6 महीने में भी इस पर ये आ सकती है। और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हमारे ट्रेड यूनियन कॉमरेड्स ईएसआई सिस्टम, जो दुनिया का एक बहुत बेहतर सिस्टम है, जो आज बहुत दिक्कत फेस कर रही है, उसको बचाएं। और उसमें अगर आपको साथ काम करना है, तो मुझे उसमें बहुत बात करना है। कभी ट्रेड यूनियन के साथ ईएसआई पे बात करवाना है तो 1 हफ्ते के बाद मुझे बुलाइए। हाँ, कोविड से बचने के तो मैं 3 ही तरीका बता रहा था। मास्क जो हर जगह पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी के पास जा रहे हो, 6 फुट के पास जा रहे हो, या कई लोग को मिल रहे हो, तो अब मास्क पहनने की बहुत जरूरी है, नहीं तो सांस भी मुश्किल होता है जी हर जगह पहन के रहने में। और दूसरा, हाथ धोना। जब भी किसी चीज को आप बाहर में जाके छू लिए हो, जहां किसी का थूक का गिर सकता है, उस तरह की जगह, अगर आप थूक का ड्रॉपलेट्स जो बोलते हैं वो गिरता है, उस तरह की जगह जहां गिर सकता है, वहां आपका टच किए हो तो हाथ धोना। जैसे सब्जी को टच कर दे कोई और आए, तो ये करना है। और दूरी और गैदरिंग्स में सावधानी रहना, खासकर एसी रूम में। कुछ चीजें आप सरल से फॉलो कर सकते हो, जैसे है, आप मीटिंग करने हो तो एसी रूम में मत जाओ, खिड़की खोल के रखो, फैन लगा लो। ट्रेन में भी एसी ट्रेन से बेहतर सेकंड क्लास स्लीपर है, जो और खिड़की खोल के हवा चले तो कम होगा। एसी में है तो वो वायरस अंदर में सर्कुलेट हो जाता है। इस तरह की चीजें पे ध्यान दे तो हमें लॉकडाउन भी उतना कर जरूरी नहीं है। हाँ, ये 290 लोग वैज्ञानिकों ने लिखा है कि वायरस हवा में फैल गया है। कितना सच है? नहीं, ये सब चीजें में थोड़ा थोड़ा सा सच है, लेकिन बहुत घुमा देते हैं। देखिए, वायरस हवा में फैल सकता है, कभी भी मना नहीं किया, नहीं तो मास्क कहाँ है। लेकिन ये बोल रहा था कि 6 फुट ही फैल सकता है। अब ठीक है, 6 फुट से थोड़ा ज्यादा भी फैल जाता है तो फैल जाता है। इसका मतलब नहीं है कि 8 फुट में सबको हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी की बात है। प्रोबेबिलिटी समझाना कैसे समझाए? जैसे हम बोल रहे हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, इसका मतलब नहीं है कि हर जो आदमी जो सिगरेट पीता है उसे कैंसर हो जाता है, लेकिन कैंसर पीने का संभावना बढ़ जाता है। अब स्कूटर में मास्क पहन के आप बीच में चला रहे हो, अकेले चला रहे हो, तो आपको वायरस आके अटैक कर लेगा, इसका हाँ चांस है। लेकिन उससे कई ज्यादा चांस है कि आप हेलमेट नहीं पहने हो तो आप हेलमेट एक्सीडेंट में मर जाओगे, या आपको एक, क्या बोलते हैं, बिजली माने लाइटनिंग आके आपको स्ट्राइक कर दिया। इसका चांस ज्यादा है वायरस आके स्ट्राइक करने से। तो फैल सकता है, तो हाँ फैल सकता है, लेकिन उससे आपको बीमारी हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन 6 फुट फैल सकता है। और उसके सारे तो इसमें कंफ्यूजन की कई बात है, वो ड्रॉपलेट में नहीं फंकता है, हवा में फंक्शन। रिस्क कितना है? रिस्क हर चीज में है, लेकिन जब ज्यादा है, जैसे असिम्टोमेटिक जिसको लक्षण नहीं है, उससे भी बीमारी फैल सकता है पॉजिटिव है तो, लेकिन उतना नहीं फैलता है जिसको गंभीर बीमारी है या लक्षण है। और इसलिए उसके कारण आप जो लक्षण है उस पर ध्यान देना कम मत कर दो। मन ये तकनीकी बातें में छोटे छोटे बातें को आजकल बहुत बड़ा हेडलाइंस मिल जाता है, और वहां से वापस लेना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू।